यार एडवांस टैक्स के नोटिस आजकल भेज रहा है। अगर आप आयरिस देखें या ईमेल देखें तो आपको नोटिस रिसीव हो रहे हैं कि आप एडवांस टैक्स जमा करवाएं। वहां पे आपको डेडलाइन भी दी जाती है कि इस डेट तक जमा करवाएं। उसके बाद एफबीआर उसको खुद कैलकुलेट करता है और सिस्टम के थ्रू ही आपको नोटिस भेजा जाता है कि आपकी ये अमाउंट बनती है, आप इसको जमा करवाएं। क्या आपने सबने ये टैक्स पे करना है? किन लोगों पर ये टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा? एफबीआर की टैक्स जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से कर रहा है? अगर उनके मुताबिक ज्यादा टैक्स बन रहा है और हमारा टैक्स कम बनता है तो हमने रिस्पॉन्ड कैसे करना है? इसकी डेडलाइन क्या है? आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम सारी चीजें स्टडी करेंगे। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सेक्शन 147 जो इनकम टैक्स का है वो बेसिकली उसके मुताबिक हमें नोटिस रिसीव होते हैं कि आप जो टैक्स है वो जमा करवाएं। हम सारी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री भी देखेंगे। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, आप कोशिश करें कि सारे लेक्चर को देखें ताकि 10 या 12 मिनट का लेक्चर होगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। आपके इंशाल्लाह ये 10-12 मिनट जो है वो ज़ाया नहीं होंगे। आपको कॉन्सेप्चुअली समझ आ जाएगा कि हमने पे करना है या नहीं करना, रिप्लाई करना है कि नहीं करना, रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि जो एडवांस टैक्स होता है ना, इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एडवांस टैक्स होता क्या है। जैसे कि इसका नाम है एडवांस टैक्स, मतलब एडवांस का मतलब आप किसी से भी कोई चीज एडवांस ले रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज पे करनी है तो आप ये कहते हैं मुझे एडवांस कैश दे दो। रेंट पे आपने घर दिया हुआ तो आप उनको ये कहते हैं कि जी मुझे 1 माह का एडवांस जो रेंट दे दें। इसी तरीके से जो स्कूल की फीस होती है वो भी हम बच्चों की एडवांस में दे रहे होते हैं। तो एडवांस का मतलब क्या है कि अभी हमने सर्विसेज नहीं ली या अभी हमने जो भी चीज परचेज कर रहे हैं वो नहीं की, लेकिन हम उसके पेमेंट एडवांस में कर रहे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपने जेहन में रखना है कि एडवांस का मतलब क्या है। तो एडवांस में मैं इसकी एग्जांपल ऐसे लेता हूं कि 30/6/2025 को जाके हम अज्यूम करते हैं कि हमने अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करनी है, जिसको हम एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं, जिसकी डेडलाइन होती है 30 सितंबर 2025 होगी और 30/6/2024 तक की जो रिटर्न है वो हम फाइल करते हैं 1 साल की। तो जब आपने वो फाइल की तो हम ये कहते हैं कि आप ये कहते हैं जी मेरी जो सेल्स है, मैं पहले एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद हम सैलरी के ऊपर आएंगे, रेंट के ऊपर आएंगे, डिविडेंड के ऊपर आएंगे, प्रॉफिट के ऊपर आएंगे। तो मैं अज्यूम करता हूं कि जी सेल आपकी है 1 लाख, हम अज्यूम करने के लिए हम इसकी फिगर राउंड लेते हैं। उसके बाद हम ये कहते हैं जी इसको परचेज करने के लिए आपकी जो कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ सेल जिसको हम कह सकते हैं, वो आपकी थी 60,000 और आपने 40,000 का जो प्रॉफिट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट जिसको हम कह सकते हैं जीपी है, वो आपने जनरेट किया। और फिर आपके कुछ एक्सपेंसेस भी थे और ये हम कह सकते हैं कि जी आपके एक्सपेंसेस थे 10,000 या 5,000 के, हम कह सकते हैं जी राउंड फिगर ले लेते हैं, 5,000 के एक्सपेंसेस थे। और यहाँ पे आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है 35,000 का। और यहाँ पे आके आपने एक टैक्स भी पे करना होता है जो भी अमाउंट बनती है। तो हम ज्यूम कर लेते हैं कि आपने 20,000 रुपया टैक्स दिया। ऑब्वियसली जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो एक्चुअल में होता है, लेकिन यहाँ पे मैं अजम्पशन ले रहा हूँ ताकि समझाने के लिए हमारी फिगर जो है वो बैलेंस रहे और राउंड रहे। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है 15,000 रुपया। अब ये जो टैक्स रिटर्न है हम कब फाइल करते हैं? हम 1 साल की टैक्स रिटर्न होती है, मतलब ये है जुलाई 24 से हमने ये स्टार्ट किया होगा और जून 25 तक का जो साल है उसकी टैक्स रिटर्न हमने फाइल की, जिसकी डेडलाइन थी 30 सितंबर, जो के बाद में नॉर्मली जो है वो एक्सटेंड भी हो जाती है। तो हम ज्यूम करते हैं कि हमने 30 सितंबर को ही फाइल कर दी। अब ये जो टैक्स है एडवांस की अगर डिस्कशन अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं ये जो टैक्स है ना, ये वाला 20,000 ये कितने महीनों का बनता है? पूरे 1 साल की रिटर्न है तो ये टैक्स बनता है 12 महीने का। तो अगर आप 20,000 को डिवाइड कर दें 12 पे तो ये फिगर आ जाएगी 1,667, यानी कि पर मंथ आपने एफबीआर को ये टैक्स देना था। यानी कि आपका पूरे साल का 20,000 बनता है और पर मंथ ये फिगर बनती है 1,667 रुपए। अब आप देखें कि इसको एडवांस टैक्स क्यों कहा गया, इस सेक्शन का नाम एडवांस टैक्स क्यों रखा गया। अब गवर्नमेंट को जो टैक्स चाहिए था, जो मिलना चाहिए टैक्स, वो उसको मिलना था 1 साल के बाद। यानी कि आप सारा साल बिजनेस कर रहे हैं और जब आप बिजनेस करके टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे ना तो फिर आपने टैक्स देना है। यानी कि काम करने के बाद, बिजनेस करने के बाद अगर प्रॉफिट है और टैक्स बनता है तो आपने टैक्स देना है। लेकिन गवर्नमेंट आपको यहां पे बाउंड करती है सेक्शन के मुताबिक 147 के मुताबिक कि मुझे आपने एडवांस टैक्स देना है। ये एडवांस टैक्स उन्होंने पर मंथ नहीं रखा, मतलब पर मंथ अगर रखेंगे तो एक बिजनेसमैन के लिए भी मसला है, जिन्होंने जमा करवाना है उनके लिए प्रॉब्लम है, और एफबीआर के लिए प्रॉब्लम होता है कि वो पर मंथ इसकी जो कैलकुलेशन है या पर मंथ इसका जो फॉलोअप है कैसे रखेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि जी ठीक है, आप हमें
क्वार्टरली पेमेंट कर दें, मतलब साल में 3 बार पेमेंट कर दें, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो ये मैंने क्वार्टर लिख दिए। तो पहला क्वार्टर कहां से स्टार्ट होगा? जुलाई से सितंबर तक, फिर आता है अक्टूबर से दिसंबर तक, यानी कि 3 माह का एक क्वार्टर बनता है। फिर आता है जी जनवरी से मार्च तक, और यहां पे आता है अप्रैल से जून तक का क्वार्टर। अब वो ये कहते हैं कि जी आपका जो टैक्स बनता था ना पर मंथ, वो बनता है ये अमाउंट। ये कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे वो कैलकुलेट करेंगे, वो भी मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो वो ये कहते हैं जी आपकी ये जो अमाउंट है ना 1667, इसको मल्टीप्लाई करें 3 से, और यहां पे आके ना आप हमें एक जो अमाउंट बनती है ना वो जमा करवा दें। ठीक है, तो तकरीबन आपका 20,000 टोटल टैक्स बनता है, तो 5,000 यहां पे जमा करवा दें, 5 मुझे यहां पे जमा करवा दें, और 5 फिर यहां पे जमा करवा दें, और जो बाकी कोई अमाउंट बैलेंस अमाउंट है तो वो यहां पे भी जमा करवा दें, और कुछ अमाउंट आप टैक्स रिटर्न के साथ भी जमा करवा दें। ये एस्टीमेट ठीक होना चाहिए। अगर ये एस्टीमेट ठीक नहीं होगा तो इसके ऊपर भी पेनल्टी या जुर्माना है, वो भी अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले हम ये कॉन्सेप्चुअली चीजों को की अंडरस्टैंडिंग ले लें। तो अब हुआ क्या, एडवांस की बात हो रही थी कि जो टैक्स आपने साल के एंड पे देना है, वो एफबीआर ये कहता है जी नहीं मैं क्यों मानूं, आप साल के एंड पे हो सकता है मुझे कुछ भी ना दें, आपके पास पैसे ना हो, आप इकट्ठे टैक्स जमा नहीं करवा सकेंगे। एफबीआर ने अपना भी टारगेट मीट करना है, मुल्क को भी चलाना है, टैक्स भी कलेक्शन करनी है, इसलिए अक्सर हम सुनते हैं कि जी क्वार्टरली टारगेट जो है वो अचीव हो गया है। उसकी रीजन क्या है कि क्वार्टरली टैक्स की कलेक्शन हो रही होती है। तो वो ये कहते हैं जी ठीक है, आप जो साल के एंड पे आपने टैक्स देना है ना, आप चूंकि बिजनेस भी कर रहे हैं तो आप हमें हर 3 महीने के बाद ना एक इंस्टॉलमेंट पे कर दें, जो कैलकुलेशन होगी उसके मुताबिक आप कैलकुलेशन करें, और आप जो टैक्स है वो पे कर दें। कैलकुलेशन कैसी होगी उसके ऊपर भी अभी आते हैं। अब ये उन्होंने कॉन्सेप्ट जो है ना अप्लाई कर दिया है कि यहाँ पे आपने इस तरीके से ये कैलकुलेशन करनी है, और यानी कि इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो टैक्स है कैलकुलेट कैसे होगा। मैं आगे थोड़ा सा जाके एक्सप्लेन ये भी करूंगा कि किन लोगों ने पे ही नहीं करना, उन्होंने बिल्कुल इसको इग्नोर कर देना, इवन रिप्लाई भी नहीं करना, वो भी हम अभी देखेंगे आके। अच्छा, इसके कैलकुलेशन करने के ना 2-3 तरीके हैं। हम ये कहते हैं, अच्छा सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि इसकी डेडलाइन क्या है। जैसे हम ये चूंकि क्वार्टर की डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये जुलाई से सितंबर तक आपने याद रखना है। अगर तो कोई कंपनी है यानी कि पीवीटी कंपनी है या एओपी है, तो उसके लिए डेडलाइन होगी 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च और 15 जून। यानी कि पहले सितंबर, उसके बाद दिसंबर, फिर आता है मार्च, और यहां पे आता है जून। ये ओपी के लिए 15-15 का रूल आपने याद रखना है। अगर कोई नॉर्मल बिजनेसमैन है, अदर देन कंपनी है, अदर देन कंपनी में सारे कवर हो जाते हैं, तो फिर आपके लिए डेडलाइन होगी 25, 25, 25 और 15। जून में जाके चूंकि कलेक्शन का टारगेट ज्यादा होता है, इस वजह से उन्होंने 15 की डेडलाइन रख दी है। ये उसी तरीके से 25 सितंबर, 25 दिसंबर, 25 मार्च, और ये आता है जून। तो इस तरीके से आपने जो आपके लिए डेडलाइन होगी। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। देखिए, सबसे पहले तो एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, वो आपने याद रखना है। पहले हम बात करते हैं अदर देन कंपनी के ऊपर। ठीक है, अगर आप कंपनी या एओपी का टैक्स जमा करवा रहे हैं तो फिर क्या सिनेरियो अप्लाई होगा। यानी कि आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने टैक्स जमा करवाना है, आपको नोटिस आ गया है, तो आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है। फॉर एग्जांपल, एफबीआर का ऑनलाइन जो नोटिस रिसीव होता है, वहां पे अमाउंट लिखी हुई है, आपने 30,000 जमा करवाना है, और आपने फार्मूले के मुताबिक अपनी कैलकुलेशन करनी है, जो कि एफबीआर ने कानून के अंदर फार्मूला दिया हुआ है सेक्शन 147 में। वो फार्मूला क्या है? ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी, ये फार्मूला है। अब यहां पे ए क्या चीज है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। ए है टर्नओवर, यानी कि जिस क्वार्टर का टैक्स आपने देना है उस क्वार्टर का टर्नओवर, मतलब जुलाई से, या हम बात कर लेते हैं अभी नवंबर से, अक्टूबर से दिसंबर हमने देना है, तो अक्टूबर से दिसंबर सेल कितनी है, टर्नओवर कहते हैं सेल को। उसके बाद यानी कि आपने कितना बिजनेस किया, सेल कितनी की। उसके बाद आता है बी क्या होता है कि लास्ट ईयर में आपने कितना टैक्स पे किया है। तो लास्ट ईयर में फॉर एग्जांपल हमने टैक्स पे किया है 15,000 रुपया। उसके बाद सी आता है कि लास्ट ईयर का जो टर्नओवर, टोटल टर्नओवर कितना है, मतलब लास्ट ईयर की जो टोटल सेल है या टर्नओवर है वो कितना है। तो डी आता है कि ड्यूरिंग द क्वार्टर अगर आपने कुछ एडवांस टैक्स पे किया हुआ है तो वो आप माइनस कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा टैक्स है जो आपने कोई व्हीकल का टोकन लगाया बिजनेस के लिए, उस पर टैक्स दिया है, कस्टमर ने आपका विदहेल्ड कर लिया या बैंक ने डिडक्शन कर ली, कुछ भी हो सकता है, अभी हम देख भी लेते हैं। तो ये फार्मूला है। हम अज्यूम करते हैं कि आपकी जो सेल थी ना वो 1 लाख थी टोटल, तो ये साल के एंड में जाके होना था,
तो हम ये कहते हैं कि जी इसका क्वार्टरली हम पहले सेल निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे 1 लाख को डिवाइड करेंगे 12 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास एक सेल आ जाएगी। तो हमारे पास सेल बन जाएगी जनाब 25,000 रुपया क्वार्टर की। ठीक है, तो हम ये कहते हैं जी 25,000 की सेल है, ए कवर हो गया। उसके बाद है बी। अब पिछले साल हमने टैक्स पे किया 15,000 और हम ये कहते हैं कि पिछले साल पूरे साल का टर्नओवर, ये पूरे साल की बात हो रही है, ये क्वार्टर की बात नहीं हो रही। ये क्यों बात हो रही है कि जब आप यहां पे टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपने यहां पे कहीं 30 जून 2024 की टैक्स रिटर्न फाइल कर ली होगी। अब एफबीआर ये कहता है कि जी मुझे तो नहीं पता कि आपका बिजनेस बढ़ गया है या कम हो गया है, मैं पिछले साल की बेस पे आपसे इस साल का एस्टीमेट बनवाऊंगा या उस साल की बेस पे मैं एस्टीमेटेड टैक्स आपको चार्ज कर दूंगा। यानी कि पिछले साल उसके पास हिस्ट्री अवेलेबल है, उसकी बेस पे वो इस साल की टैक्स कैलकुलेशन करेगा, वरना तो उसके पास कोई टूल नहीं है, आके फिजिकली आपकी बुक्स को भी चेक नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक प्रोसेस बना दिया। अब क्या हुआ कि हम अज्यूम करते हैं कि पिछले साल आपने 15,000 रुपया टैक्स पे किया और आपका जो पिछले साल टर्नओवर था वो फॉर एग्जांपल 1,10,000 था। हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1,10,000 था। अब उसके बाद आता है डी। डी क्या चीज है कि आपने जो एडवांस टैक्स पे किया हुआ है, लेट्स से हम ज्यूम करते हैं कि बैंक प्रॉफिट है, व्हीकल है और भी कुछ एडवांस टैक्सेस है, वो आपने तकरीबन 1,000 रुपया वहां पे भी पे किया हुआ है। तो यहां पे फार्मूला क्या बन जाएगा, 25,000 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, ये अब परसेंटेज बनती है। अब इसकी परसेंटेज हम निकाल लेते हैं कि 15,000 टोटल था पिछले साल का, उसको आप डिवाइड कर दें 1,10,000 पे, तो परसेंटेज क्या आएगी, तकरीबन 13.6%। तो हम यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13.6% माइनस 1,000 जो आपने एडवांस टैक्स दिया हुआ है। अब ये जो 13.6% है, इसको 25,000 का हम 13.6% ले लेते हैं कि कितनी अमाउंट बनती है, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 13.6 डिवाइड, तो ये बनता है 3,400 माइनस 1,000, तो रिमेनिंग फिगर कितनी आ गई, 2,400 रुपया, ये सॉरी 3,400 है। तो 2,400 रुपया जो है ना वो आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट को यहां पे कर देंगे एक क्वार्टर की बेस पे। ठीक है, मतलब आपका क्वार्टरली टैक्स ये बनता है। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट ये कहती है जी आपने जो टर्नओवर लेना है ना वो एक्चुअल लेना है, यानी कि जो ए की बात हो रही है इस क्वार्टर की वो एक्चुअल लेना है। देखें आपके पास ये भी एक्चुअल फिगर है पिछले साल की बेस पे, ये भी पिछले साल का एक्चुअल डाटा है, डी भी आपके पास एक्चुअल है जो एडवांस टैक्स डिडक्ट हो चुका है। यहां पे आके जो ए है ना इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि जी अभी तो क्वार्टर पूरा नहीं हुआ, मेरी डेडलाइन है 15 सितंबर या 15 दिसंबर, तो मैं कैसे अज्यूम कर लूं कि मेरी फिगर ठीक है। तो यहां पे गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जी आपने जैसे अक्टूबर है, उसके बाद नवंबर है, उसके बाद दिसंबर है, तो आपने पे करना है 15 दिसंबर को जाके। नवंबर का महीना क्लोज हो चुका है, आपके पास एक्चुअल सेल है, अक्टूबर का महीना क्लोज हो चुका है, एक्चुअल सेल है। गवर्नमेंट यहां पे ये कहती है जी आपने अक्टूबर का भी एक्चुअल लेना है, नवंबर का भी एक्चुअल लेना है, दिसंबर में आके आपने फोरकास्ट ले लेना है कि जी बिजनेस इतना हो सकता है, या आप पिछले साल की बेस पे एस्टीमेट ले लें। फॉर एग्जाम्पल 15 को जमा करवाना है तो आपकी जितनी सेल हो चुकी है, लेट से आपकी 20,000 सेल हो चुकी है, तो आप इसको डिवाइड करें 1 पे, मल्टीप्लाई 2 कर दें, यानी कि डिवाइडेड बाय 15 कर लें, मल्टीप्लाई 30 कर लें, तो जवाब एक ही आएगा। मतलब इसको फोरकास्ट करें, इसको अज्यूम करें कि ये बेस्ट पॉसिबल जो सेल है वो ये हो सकती है, तो ये भी एक्चुअल हो जाएगा, ये भी एक्चुअल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फोरकास्ट। क्योंकि अभी महीना क्लोज नहीं हुआ, हमें पता नहीं है सेल कितनी है, तो हम इसकी प्रोजेक्शन बना लेंगे, फोरकास्ट बना लेंगे, उसकी बेस पे हमने क्या किया, इसकी कैलकुलेशन कर ली। तो ये गवर्नमेंट ने बेसिकली यहां पे हमें रूल दे दिया कि जी आपने इस तरीके से टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। अब ये आपकी अपनी कैलकुलेशन है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या एफबीआर ने जो नोटिस भेजा और जो आपने कैलकुलेशन की, क्या ये दोनों आपस में रिकंसाइल है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एफबीआर क्या करता है, उसने एक और फार्मूला पकड़ा हुआ है, वो भी कानून के अंदर लिखा हुआ है। आप कर रहे होते हैं कि भाई मैंने एक्चुअल में क्या टैक्स देना है, मेरा एस्टिमेट क्या है, क्योंकि मैंने जब टैक्स जमा करवाना है तो उस अमाउंट पे करवाना है या उस इनकम पे करवाना है जो एक्चुअल है। एफबीआर क्या करता है, जी मुझे नहीं पता, मैं ये देखूंगा कि पिछले साल आपने क्या किया, उसकी बेस पे मैं परसेंटेज अप्लाई करूंगा और आपकी कैलकुलेशन खुद ही कर लूंगा।
क्वाइट पॉसिबल कि पिछले साल बिजनेस ज्यादा था, इस साल बिजनेस कम हो गया, पिछले साल आपकी किसी वजह से सेल ज्यादा हो गई, कोई सीजनल फैक्टर आ गया, इस साल आपकी सेल कम होगी, लेकिन वो कंसीडर ये करता है जी मैं तो पिछला साल ही कंसीडर करूंगा, उसकी बेस पे आपकी कैलकुलेशन करूंगा, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, बैड इन लॉ है, इस तरह नहीं होना चाहिए। बहरहाल क्योंकि कानून में लिखा हुआ है इस वजह से उसको फॉलो करते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कंपनी और एओपी। अगर आप अदर देन कंपनी है, मतलब आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं, काम कर रहे हैं, तो आपने एक टैक्स कैसे पे करना है। जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं उनको मैंने वैसे नोट्स भी भेजे हुए हैं, यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है कि हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है। उनका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है जो कि अदर देन कंपनी है। फार्मूला क्या यूज होता है कि आपने जो पिछले साल टैक्स पे किया है, यहां पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है A/4 - B। अब इसका मतलब क्या है, फार्मूला वहां पे हमने देखा था कि A मल्टीप्लाई बाय B/C - D, ये था अदर देन कंपनी के लिए। अगर आप एज ए इंडिविजुअल हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं, तो A/4 - B। अब यहां पे जो A है ये क्या चीज है कि पिछले साल में जो आपने टैक्स पे किया, यानी कि टैक्स की अमाउंट, सिर्फ टैक्स की अमाउंट, टर्नओवर नहीं, उसको डिवाइड कर दें 4 पे। 4 क्यों किया, चूंकि 4 क्वार्टर हैं, और माइनस आप B कर दे, ये क्या है, एडवांस टैक्स है। तो पिछले साल हम अज्यूम करते हैं कि आपने पिछले साल जो टैक्स पे किया है वो, जैसे हमने 15,000 की फिगर ली है यहां पे, तो आप क्या करें, 15,000 को डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 4 माइनस लेट से आपने 500 एडवांस में दिया हुआ है, तो ये जो भी फिगर यहां पे आएगी ये आपकी क्वार्टर की एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन होगी। और यहां पे बहरहाल फिर वही क्वेश्चन है कि अगर पिछले साल बिजनेस ज्यादा था, किसी भी वजह से इस साल बिजनेस कम हो गया, तो ये फार्मूला भी वर्केबल नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भाई मैं कानून के मुताबिक कैलकुलेशन करूंगा, मेरा पिछले, ये भी पॉसिबल है कि आपका पिछले साल बिजनेस कम हो, इस साल बिजनेस ज्यादा हो जाए, और ये भी पॉसिबल है कि आपके पास पिछले साल बिजनेस ज्यादा हो, इस साल बिजनेस कम हो जाए। तो दोनों सिचुएशन में ये फार्मूला काम नहीं कर रहा, तो फिर करना क्या है, ये सवाल पैदा होता है कि भाई मैं एफबीआर को कैसे कन्विंस कर सकता हूं, करना मैंने क्या है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं कि अगर आपका छोटा स्ट्रक्चर है तो फिर तो ऑब्वियसली आप इसको फॉलो करेंगे, लेकिन अगर आप किसी बड़े बिजनेस में है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में है, बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, या किसी क्लाइंट के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ताकि आपका जो टैक्स है वो सही तरीके से कैलकुलेट हो और सही तरीके से जमा हो। यहां पर मैं एक और चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो आपने यहां पर, जैसे हमने अभी बात की थी कि ये जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर में जमा करवाया, इसमें जमा करवाया, इसमें जमा करवाया और इसमें जमा करवाया। अब हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी 20,000 रुपया पूरे साल की। कानून ये कहता है कि जो आपने मुझे 4 क्वार्टर में जमा करवाना है ना, वो जो आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी होगा उसका 90% जमा करवाना है आपने। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि ये 20,000 जो है इसका 90% कितना बनता है, 18,000 तकरीबन बनता है मेरे ख्याल में। तो 18,000 जो बनता है वो ये कहते हैं जी आपने मुझे 4 क्वार्टर में ये जमा करवाना है। अगर आपने इस अमाउंट से कम जमा करवाई तो 2,000 तो आपने देना ही देना है, मतलब 20,000 तो आपने देना ही देना है। जितनी अमाउंट कम होगी उसके ऊपर मैं आपसे पेनल्टी भी चार्ज करूंगा डिफॉल्ट रेट के मुताबिक, जो कि 12% है। और वो स्टार्ट कहां से होगी, लास्ट क्वार्टर से, यानी कि इस क्वार्टर से। मतलब यह है कि अप्रैल से, 1 अप्रैल से जितनी अमाउंट शॉर्ट होगी उसको कंसीडर किया जाएगा टिल डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। मतलब आप 30 डेट को रिटर्न फाइल करते हैं और आपने जमा करवाना था 90% 18,000, आपने जमा करवा दिया 16,000 तो या 17,000, तो 1,000 को मल्टीप्लाई किया जाएगा नंबर ऑफ डेज ऑफ डिफॉल्ट, यानी कि कितने दिन शॉर्ट पेमेंट रही। वो कहां से कैलकुलेट होगी, 1 अप्रैल से, यानी कि लास्ट क्वार्टर से। लास्ट क्वार्टर से फॉर एग्जांपल आप 30 सितंबर को रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट होंगे, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 12% के साथ, तो आपको डिफॉल्ट सरचार्ज जो है लिया जाएगा। मतलब आपका टैक्स 20,000 नहीं बनेगा, 20,000 प्लस लेट पेमेंट सरचार्ज भी आपसे लिया जाएगा। यहां पे उन्होंने ये क्यों बात की, सिर्फ इस वजह से बात की ताकि जो लोग यहां पे टैक्स जमा करवाते हैं, यहां पे करवाते हैं, यहां पे करवाते हैं, वो हमें सही एस्टीमेट के मुताबिक करें। ये ना हो कि सिर्फ एक सिंपल एस्टीमेट बनाए, जमा करवा दें और साल के एंड पे जाके हमें ये कहेंगे जी बाकी का टैक्स आज ले लें। मतलब उन्होंने एक अपर कैप लगा दी कि 90% आपके पास अपर कैप है, इससे कम अगर आप जमा कराएंगे ना तो आपके लिए मसला है, प्रॉब्लम है। अपना एस्टीमेट सही बनाएं, अपना फोरकास्ट या प्रोजेक्शन सही बनाएं। ये नहीं है कि सिर्फ काम पकड़ा जमा करवा दिया, ऐसा नहीं है। तो ये भी उन्होंने यहां पे हमारे लिए एक हर्डल क्रिएट कर दी है। अब मैं आता हूं यहां पे
कि जैसे हमने ऊपर बात की थी कि हमारी कैलकुलेशन डिफरेंट है, कानून डिफरेंट कहता है, एफबीआर या पिछले साल का डाटा डिफरेंट कहता है, तो फिर करना क्या चाहिए? मैं तो ज्यादा नहीं पे करना, मेरे पास तो पिछले साल बिजनेस कम था, ज्यादा था, इस साल कम है, मैं तो नहीं पे करूंगा। तो यहां पे अब आपने एक सिनेरियो याद रखना है, इससे पहले भी मैंने आपको लेक्चर दिखाया था। देखिए ये जो A मल्टीप्लाई B C सारी चीजें जो है ना वही मैं स्टडी यहां पे करने लगा हूं। इसको बस ये है कि हमने जैसे प्रेजेंट की जाती हैं चीजें एफबीआर को उस तरीके से मैंने बना दी है। तो यहां पे आता है जी टर्नओवर, आपका इनकम लॉस फॉर द ईयर। ये हम मैं बड़ा सेटअप का एक डाटा बनाया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग या जो माइंड सेट है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो कि बड़े सेटअप में कैसे काम होता है। उसके बाद आता है जी नॉर्मल टैक्स 117। अच्छा, होता क्या है कि जो बड़ी कंपनी होती हैं या बड़े सेटअप होते हैं, कंपनी के केस में जो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है ना वो कैसे किया जाता है? एक क्राइटेरिया तो हमने ये देख लिया। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि जो प्रॉफिट होता है या नॉर्मल इनकम होती है, नॉर्मल टैक्सीबल इनकम, उसका 29% लिया जाता है। फिर 17% लिया जाता है जो प्रॉफिट कॉर्पोरेट प्रॉफिट है। सम टाइम ये होता है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस में बिजनेस का प्रॉफिट आ रहा होता है 1 लाख, लेकिन जो टैक्सीबल इनकम होती है उसमें कुछ एक्सपेंस अलाउ होते हैं, कुछ डिसअलाउ होते हैं, वो इनकम बन जाती है 90,000। तो ये 29% हम लेंगे 90,000 के ऊपर, ये 17% हम लेंगे 1 लाख के ऊपर। उसके बाद आता है मिनिमम टैक्स 1.25%, यानी कि ये तो आपने टर्नओवर का देना ही है। मैंने ऊपर ये बात नहीं की, यहां पे कैलकुलेशन करते हुए ना ये बात नहीं की, क्योंकि अगर मैं दोनों चीजें इकट्ठी लेके चलता तो शायद ये कॉन्सेप्चुअली आपको समझ ना आता। तो अब 1 बाई 1 हम चीजें देख रहे हैं। तो यहां पे 1.25% आपने टर्नओवर का भी लेना है। इनका जो मैक्सिमम होगा वो आपने पे करना है। मतलब 29% अगर मैक्सिमम है, 17 मैक्सिमम है या मिनिमम मैक्सिमम है तो आपने वो पे करना है। अब आपने ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है कि अगर छोटा बिजनेस है तो आपने नीचे वाला रूल अप्लाई कर देना है, बड़ा सेटअप है तो यहां पे आना है। यहां पे जो इनकम लॉस फॉर द ईयर है वो ये आ रहा है। यहां पे आता है जी सेक्शन 117 क्या कहता है, मिनिमम टैक्स 1.25%, वो फिगर ये बन गई। फिर आता है नॉर्मल टैक्स पेबल, यानी कि 29% की फिगर वो ये बन गई, 17% की फिगर वो ये बन गई। अब इन सब में से जो मैक्सिमम है वो कौन सा होगा? यहां पे अगर आप देखें तो ये अमाउंट आ रही है 189 वाली। अच्छा, अब यहां पे हम सुपर टैक्स भी देते हैं। सुपर टैक्स क्या होता है कि ये भी कानून ने लगा दिया है कि अगर आपकी इनकम 250 मिलियन से ज्यादा है तो आपने टैक्स भी देना है, जिसकी परसेंटेज मैक्सिमम 10% है, मिनिमम 4% है। मतलब 250 से 300 के दरमियान है तो 4% है, इससे ऊपर जाएंगे तो स्लैब रेट है, 500 से ऊपर जाएंगे तो आपकी फिगर हो जाएगी 10%। मतलब आपके पास एक एडिशनल टैक्स हो जाता है। तो अगर मैक्सिमम 29% है तो प्लस 10% सुपर टैक्स भी आएगा। तो ये तो कैलकुलेशन थी लास्ट ईयर की बेस पे। अब एफबीआर क्या करता है? एफबीआर इस डाटे को पकड़ता है, यानी कि जो आपको नोटिस रिसीव होता है इस डाटे को पकड़ता है, उसको मल्टीप्लाई करता है, पिछले साल के टर्नओवर को इंक्रीज कर देता है 10% के साथ। अभी वैसे खैर वो 20 पे कर रहे हैं क्योंकि बजट के अंदर 20 ऐड कर दिया गया था। इस तरीके से इसको भी फोरकास्ट कर लेता है कि जी पिछले साल अगर आपने काम किया है तो इन्फ्लेशन के साथ साथ आपका बिजनेस भी 10% या 20% बढ़ा होगा। उसके बाद क्या करता है, ये भी सब कैलकुलेशन इंक्रीज रेट पे करता है और यहां पे आपको कहता है जी पिछले साल आपने दिया था 254 मिलियन, अब आपने इस साल जो मुझे देना है ना वो 280 मिलियन देना है। ये आपके पूरे साल की टैक्स लायबिलिटी है, इसको डिवाइडेड बाय 4 करता है और आपको टैक्स कहता है जमा करवाएं। एक तो क्राइटेरिया उसके पास ये वाला है। दूसरा जो हमने फार्मूला देखा है सेक्शन 147 वाला, जहां पे हमने देखा A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाय C माइनस D वाला। तो यहां पे मैंने सेम वही ड्रा किया है। इनकम को वो इंक्रीज करेगा 20% पे, यहां पे 20% इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जो टर्नओवर इंक्रीज कर देगा। तो उसके बाद क्या करता है कि यहां पे B डिवाइडेड बाय C को लेता है। तो 236 मिलियन कैसे उसने कैलकुलेट किया कि जो 189 था यानी कि इस साल का, इसको डिवाइड कर दिया टर्नओवर के साथ, एक परसेंटेज आ गई, उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। मैं अभी आपको एक्सेल के अंदर भी दिखा देता हूं कि वहां पे भी फाइल ये अवेलेबल है। यहां पे अगर आप देखें तो ये अगर परसेंटेज कैसे आ रही है कि 189 डिवाइडेड बाय रेड जो आ रहा है टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय इस क्वार्टर की परसेंटेज। तो इस तरीके से उसने क्या किया है, कैलकुलेशन कर दी है। ये मैं आपको थोड़ा सा यहां पे ड्रा भी कर देता हूं ताकि आपकी जो चीजें हैं मजीद क्लियर हो, कॉन्सेप्ट सारे एक लेक्चर में क्लियर हो जाए। तो ये बेसिकली उसने उसके मुताबिक जो है इसकी कैलकुलेशन कर ली है और मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं कि कैसे ये कैलकुलेट हुआ। इन्होंने इस फिगर को, ये जो फिगर आपके सामने आ रही है 189 वाली, इसको डिवाइड किया, यानी कि 189 को डिवाइड किया, 189 डिवाइडेड बाय
10 बिलियन मल्टीप्लाई बाय रिवाइज क्वार्टर, जो कि ये फिगर है 12 बिलियन, तो एक परसेंटेज आ गई। उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दिया करने अमाउंट एक आ गई, बेसिकली अमाउंट आ गई। वो कितनी अमाउंट आ गई? 36 मिलियन की। तो ये बेसिकली अमाउंट है। वो कहता है जी आपने यहाँ पे ये मुझे जमा करवाना है, ठीक है। उसके बाद सुपर टैक्स भी वो कैलकुलेट करता है। और यहां पे आप देखिएगा कि उसने हर एंगल से आपको पकड़ लिया है। वो कहता है जी मैं अगर आपका 20% या 10% इंक्रीज के बाद देखूं तो पिछले साल आपने मुझे टैक्स दिया था 254 मिलियन, इस साल आपका जो टैक्स बनता है ना वो बनता है 280 मिलियन। फिर मैं अगर आपका टर्नओवर इंक्रीज करूं और फार्मूला यूज करूं तो आपका टैक्स बनता है 308 मिलियन। तो वो आपको क्या करेगा, इन दोनों में से जो हाई है ना उसकी बेस पे जो आईआरएस का सिस्टम है वो नोटिस कैलकुलेट करे, टैक्स कैलकुलेट करेगा और आपको क्या करेगा, नोटिस भेज देगा। अब ये तो सारी उनकी अपनी कैलकुलेशन है, अपनी उनकी कैलकुलेशन जो मर्जी करते रहे, आपने तो अपना बिजनेस देखना है। अब आपने साथ ही ऐसे वर्किंग कर लेनी है, अपना बेस्ट एस्टिमेट बना लेना है कि जी मेरे मुताबिक ठीक है, इनकम इंक्रीज हुई है, मेरी टैक्सीबल लॉस जो है या इनकम है वो डिक्रीज हुई है, मेरा टैक्स तो बनता है 267 मिलियन, मेरे मुताबिक तो ये बनता है। आप चाहे 280 कैलकुलेट करें, 308 करें, मेरे मुताबिक 267 बनता है। तो आपने अपना एस्टीमेट कैलकुलेट करके उनके सामने रखना है टेबल पे कि भाई इसको स्टडी करें, मेरे मुताबिक ये असम्पशन है। आप तो सारा अज्यूम कर रहे हैं, बिजनेस की सिचुएशन देखें, इन्फ्लेशन देखें, पिछले साल इन फैक्टर्स की वजह से मेरी सेल ज्यादा थी, मेरा प्रॉफिट ज्यादा था। अब मेरे पास इस साल का तो कोई डाटा नहीं है। अगर आपने अज्यूम ही करना है तो आपने तो भाई स्टेट 12% या 20% इंक्रीज ले लिया है। मेरे पास जुलाई से नवंबर तक एक्चुअल डाटा है, आप उस सेल को चेक कर लें कि मेरी सेल पिछले साल जुलाई से नवंबर कितनी थी और इस साल कितनी है। तो एस्टिमेट ना करें, कैलकुलेशन ना करें, मेरे मुताबिक चलें। तो आपने इनको कन्विंस करना है, जाके बताना है। देखिए हम क्या करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं, जाते नहीं है। मैं फिर बार बार वही कहता हूं कि अगर अमाउंट थोड़ी है, आपका टाइम ज्यादा जाया होगा, वो मैं अभी डिस्कस भी करता हूं कि जमा करवाना है कि नहीं करवाना। लेकिन अगर आप किसी ऐसी सेटअप पे हैं जहां बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, कंसल्टेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, तो भाई आपको फाइट करना है। आपका टैक्स अगर ज्यादा जमा करवाते जाएंगे, साल के एंड पे जाके रिफंड बन जाएगा, तो रिफंड तो कभी नहीं आपको मिलेगा। आप ये चाहते हैं कि आप किसी को पैसे ज्यादा दे दें और बाद में आपको पैसे ना मिले। तो ये सारी चीजें आपके ज़हन में होनी चाहिए जब आप टैक्स जमा करवा रहे होते हैं, क्योंकि अब सिचुएशन बड़ी चेंज है, रिफंड नहीं मिलता। रिफंड आपने ही एफबीआर से पैसे लेने हैं, वो ये कहता है मैं मानता ही नहीं हूं। पहले प्रूव करो कि वाकई तुमने मेरे से पैसे लेने हैं। प्रूव करने के लिए आपको टाइम चाहिए, लंबे चक्कर है, मिलता भी कुछ नहीं है। एट द एंड होता क्या है कि जी ठीक है एडजस्टमेंट ले लें, या वो भी बड़ी कम मिलती है, वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के बाद मिलती है, अब तो कुछ मिल भी नहीं रहा। तो ये सारे सिनेरियो है आपके सामने है, आपने इस तरीके से इसको असेसमेंट करनी है, पूरी डिटेल से स्टडी करना है। तो थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं कि भाई जमा किस किस ने नहीं करवाना। देखिए जो सैलरी इंडिविजुअल है, सबसे पहले तो आता है सैलरी इंडिविजुअल। सैलरी का जो टैक्स है वो एट सोर्स कट जाता है और उसने एडवांस टैक्स नहीं देना। उसके बाद आता है कि अगर आप कोई बैंक प्रॉफिट ले रहे हैं और उसकी वैल्यू 5 मिलियन से कम है तो फिर भी आपने टैक्स नहीं देना। फिर इसके बाद कोई एफटीआर इनकम आपकी है, मतलब आप कोई डिविडेंड ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, फिर भी आपने टैक्स नहीं देना। इसी तरीके से बहबूद सर्टिफिकेट पे जो अमाउंट आती है, हर इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर मैं बनाऊंगा। बहबूद पे वैसे टैक्स पे किया जाता है, बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो आप अपने ज़हन में 3 ये रखें कि जहां पे सैलरी इनकम है, उसके बाद आता है बैंक प्रॉफिट पे टैक्स विदहेल्ड हो रहा है और एफटीआर इनकम है, तो यहां पे आपने टैक्स नहीं देना। अब आता है पॉइंट कि अगर आप रेंटल इनकम ले रहे हैं और आपकी इनकम से टैक्स भी कट रहा है क्वार्टरली, तो आपने जस्ट रिप्लाई कर देना है एफबीआर को कि जी मेरा देखें ये अमाउंट बनती थी, कैलकुलेशन पूरी करें और -D में करके, -D का मतलब आपका एडवांस टैक्स जमा हुआ है, जो डी ऊपर हमने देखा है ना वो वाला कि एडवांस टैक्स कितना बनता है, वो आपका जमा हुआ है, माइनस करें और एस्टीमेट बना के एफबीआर को फाइल कर दें। तो आपने अपना एस्टीमेट सबमिट करना है, ऑनलाइन भी सबमिट कर दें। और अगर अमाउंट ज्यादा है, उनकी समझ में चीजें नहीं आ रही, जो कि बड़ा इनएफिशिएंट लेवल होता है, तो आप क्या करें, आप मैनुअल जो है रिटर्न वो भी जमा करवा, मैनुअल डॉक्यूमेंट लेके जाके भी जमा करवा सकते हैं कि भाईजान भाई साहब ये देखें मेरे मुताबिक ये टैक्स बनता है, आपका सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है, पता नहीं वो किधर काम कर रहा है, मेरे मुताबिक ये टैक्स बनता है, आप इसको ज्यूम करें और यही मेरा टैक्स बनता है। रिसीविंग लें, कन्विंस करें और उसके बाद आ जाए, सिंपल रिप्लाई कर दें। तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली या घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल चीजें, नोटिस आते रहते हैं, आपका टैक्स बनता ही नहीं, आप क्यों दें। तो ये सारा मैंने कोशिश की है कि इसको सारे एंगल से आपको बता दिया गया है। आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कर दीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा वैसे इसके ऊपर एक रिप्लाई भी होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आपने रिप्लाई जो फिजिकल सबमिट किया जाता है, अगर आपको वो रिप्लाई चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा,
मैं जो है वो आपको रिप्लाई भी भेज दूंगा। ये सारा लिखा हुआ है सिंपल कि आपका ये बनता है, हमारे मुताबिक ये कैलकुलेशन है, करने के बाद हमारी ये ऑब्जर्वेशन है, उसके मुताबिक ये टैक्स बनता है, साइन करें और डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दें। आपके पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, लाजमी मेंशन कीजिए और करते रहें, क्योंकि जब आप कमेंट्स मेंशन करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं आपसे सीख रहा होता हूँ, मेरे लिए नई चीजें होती हैं, मुझे स्टडी करना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर मैं आपको रिप्लाई करता हूं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। इसी तरीके से बाकी जो लोग हैं, जब आप क्वेश्चन करें या आपके ज़हन में क्वेश्चन आए तो आप कमेंट्स को लाजमी देख लिया करें, वहां पे किसी ना किसी ने कोई क्वेश्चन आपसे रेलिवेंट पूछा ही होता है। हाँ, अगर आपका यूनिक क्वेश्चन है तो आप फिर भी कर सकते हैं, ताकि बाकी भी उस पर कमेंट करें, हम एक दूसरे से चीजें सीखते रहें, क्योंकि ये कंटिन्यू काम है, ये नेवर एंडिंग है, नई नई चीजें आती रहती हैं, नई नई चीजें हम सीखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।